हेलो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में हमने पहले क्रीमिया युद्ध के बारे में पढ़ा, जो तुर्की साम्राज्य और रूस के मध्य लड़ा गया, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों ने तुर्क का सहयोग किया ताकि रूस का प्रभुत्व न बढ़ सके और उसकी प्रभाव क्षेत्र को निरंतर कम किया जा सके। क्रीमिया युद्ध के बाद पेरिस की संधि जो हुई, उसके द्वारा रूस की शक्तियों पर काफ़ी अंकुश लगा दिया गया। परिस्थितियों वश रूस संधि करने के लिए तैयार हुआ और जो संधि की शर्तें थी उससे रूस का प्रभाव क्षेत्र कम हुआ। इस तरह से इस संधि के द्वारा क्रीमिया युद्ध का अंत कर दिया गया। लेकिन पेरिस की संधि द्वारा हालांकि रूस पर अंकुश लगाया गया, लेकिन ये लंबे समय तक यह स्थिति नहीं रही। 1856 से जब क्रीमिया युद्ध का अंत हुआ, 1874 तक पूर्वी समस्या में कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। रोमानिया का निर्माण हुआ, सर्बिया को आंतरिक स्वतंत्रता दी गई। इस दौरान सर्व स्लाव आंदोलन चले, जो स्लाव जाति के लोग थे वहाँ पर। 1875 के बाद सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो सहित विभिन्न देश जो तुर्की के अधीन थे वहाँ पर विद्रोह हुए। किस तरह से वहाँ पर तुर्की के सुल्तान ने नीतियाँ अपनाई, ये सब घटित होता रहा 1875 तक। अब हम पढ़ेंगे, आपके कोर्स के अंतर्गत है बर्लिन सम्मेलन क्या था, बर्लिन व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक डालना बर्लिन व्यवस्था या बर्लिन सम्मेलन। हम देखते हैं बच्चों कि रूस का लगातार किसी न किसी मसले को लेकर तुर्की साम्राज्य के साथ मतभेद की स्थिति थी। 1856 से 1875 के बीच तुर्की साम्राज्य का जैसा दृष्टिकोण रहा, जैसा व्यवहार रहा, उससे नाराज होकर रूस ने 24 अप्रैल 1877 को तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने मई 1877 में रोमानिया ने तथा 12 जून 1877 को मॉन्टेनिग्रो ने भी तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इन दोनों देशों ने भी रूस के साथ कर दिया, रोमानिया और मॉन्टेनिग्रो ने। 22 जून को रूस की सेना डेन्यूब नदी पार करके बाल्कन की पहाड़ी की ओर बढ़ने लगी, तो तुर्की सेनाएं उनके विस्तार को रोकने में असफल रही। तुर्की सेनापति उस्मान पाशा ने कुछ समय तक सहयोग किया और प्लेवना के किले में उसने 5 महीने तक अपना घेरा डाला और किले की रक्षा की। लेकिन 10 दिसंबर को प्लेवना किले का पतन हो गया, वहाँ पर घेरा टूट गया और 20 जनवरी 1878 को रूसी सेनाएं जो थी वो कुस्तुनतुनिया से केवल 160 मील दूर एड्रियानोपोल नामक स्थान पर पहुँच गई। 31 जनवरी 1878 को तुर्की ने क्या किया कि रूस की शर्तों को मानते हुए युद्ध विराम की घोषणा की। रूस को जो उपलब्धि हासिल हुई उस दौरान, उससे इंग्लैंड काफ़ी परेशान हुआ और उसने रूस को चेतावनी दी कि यदि रूस ने तुर्की से ऐसी कोई संधि की है जो 1856 और 1871 की संधियों द्वारा स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध हो, तो यूरोपीय शक्तियाँ उसको मान्यता नहीं देंगी। 3 मार्च 1878 को सेंट स्टीफेनो नामक स्थान पर रूस और तुर्की ने संधि की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। रूस के लिए यह संधि काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इस संधि की जो शर्तें तय की गई वो हैं मुख्यतः कि तुर्की ने सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, रोमानिया की स्वतंत्रता को क्या किया, स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही सर्बिया को दक्षिण की ओर के कुछ प्रदेश और मॉन्टेनिग्रो को उत्तर पूर्व की ओर के कुछ प्रदेश उन्होंने उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए दे दिए। इसके बाद बल्गेरिया को स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी गई तुर्की की तरफ से और उसे अपने राज्य के लिए ईसाई गवर्नर निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। तुर्की के द्वारा वृहद बल्गेरिया राज्य के निर्माण को स्वीकृत किया गया। तुर्की के सुल्तान ने बोस्निया हर्जेगोविना में कुस्तुनतुनिया सम्मेलन में प्रस्तावित सुधारों को रूस और ऑस्ट्रिया के संरक्षण में तुरंत कार्यान्वित करने का वचन दिया।
तुर्की के सुल्तान ने अन्य ईसाई प्रांतों में क्रीट के समान व्यवस्था स्थापित करने का वचन दिया और रूस ने तुर्की से 1 अरब 41 करोड़ रूबल की राशि हट जाने के रूप में मांगी। इतनी बड़ी राशि तुर्की चुकाने में सक्षम नहीं था, तो उसने क्या किया, इसके बदले में रूस को दोब्रुजा, अर्दहान, फोर्स, बाटुम, बायजिद जैसे अन्य भूभाग उनको रूस को उसने सौंप दिए। इस तरह से जो सेंट स्टीफेनो की संधि हुई वो रूस के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। इस संधि के द्वारा बाल्कन में तुर्की का प्रभाव नाम मात्र का रहकर रूस का जो प्रभाव था वो काफ़ी फैल गया। सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनिग्रो जो पहले से ही रूस के समर्थक थे, उनके साथ ही बल्गेरिया का राज्य जिसके तहत बृहद बल्गेरिया का निर्माण किया गया था, वो भी रूस से काफ़ी प्रभावित हुआ। इस तरह से रूस ने यहाँ पर अपनी कूटनीति के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया और 1856 में क्रीमिया युद्ध के बाद जो पेरिस की संधि हुई थी उस पर दबावकारी शर्तें डाली गई थी, उनका भी उसने बदला सेंट स्टीफेनो संधि के माध्यम से ले लिया। तो इसकी डेट ध्यान रखिएगा और इसकी शर्तें ध्यान रखिएगा कि इस संधि में क्या क्या शर्तें तय की गई। अब हम देखेंगे बच्चों कि जो संधि हुई उस पर यूरोपीय शक्तियाँ जो रूस की विरोधी थी, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि प्रशा, इनका क्या दृष्टिकोण रहा, इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। जैसे ही यूरोपीय देशों को अपने समाचार पत्रों से पता चला कि रूस और तुर्की के बीच में सेंट स्टीफेनो की संधि हुई है और इसमें ये शर्तें तय हुई हैं, तो उससे इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में खलबली सी मच गई। ऑस्ट्रिया जो बाल्कन क्षेत्रों की ओर लालच की दृष्टि से देखता था, अब उसको लग रहा था कि सेंट स्टीफेनो की संधि होने के बाद उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। उसने बृहद बल्गेरिया के निर्माण को भी बुडापेस्ट की संधि का उल्लंघन बताया और ये कहा कि यूरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाए और उसमें सेंट स्टीफेनो की जो संधि है उस पर पुनर्विचार किया जाए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डिज़रेली ने कहा कि स्टीफेनो की संधि ने यूरोप में ओटोमन साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब क्या होगा आगे जाकर, इंग्लैंड का ऐसा मानना था कि काला सागर अब रूस की झील बन जाएगा। उन्होंने पेरिस की संधि के विरुद्ध एक चुनौती माना और इंग्लैंड का मानना था कि रूस ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, अपना अपमान का बदला लेने के लिए ये तुर्की साम्राज्य के साथ सेंट स्टीफेनो की संधि करी है। तो उन्होंने भी यूरोपीय राज्यों की उसे मांग करी कि इस संधि पर पुनर्विचार हो। रूस और बल्गेरिया को छोड़कर कोई भी इस संधि से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि इसकी शर्तें इस प्रकार की थी। रोमानिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो और यूनान जैसे देश जो स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे, वो बृहद बल्गेरिया के निर्माण के बाद उसको देखकर ईर्ष्या कर रहे थे। उनको यह आशा नहीं थी कि इस तरह से रूस के प्रयासों से बृहद बल्गेरिया का निर्माण होगा। अब जब रूस के सामने यह बात रखी गई कि सेंट स्टीफेनो की जो संधि है उस पर पुनर्विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, उसमें बात रखी जाएगी, तो रूस ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो इस प्रकार की कार्यवाही को अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए अपमानजनक मानता था। तो रूस ने इंग्लैंड को कूटनीति से अलग अलग करने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन जब उसको सफलता नहीं मिली तो 17 अप्रैल 1878 को डिज़रेली ने 7000 भारतीय सैनिकों को माल्टा भेजने का आदेश दिया। इससे रूस को उस समय ऐसी परिस्थितियां लगने लगी कि यदि रूस ने उसकी बात नहीं मानी इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड उसके ऊपर आक्रमण कर देगा। और इस समय रूस इंग्लैंड के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि उस समय जो इंग्लैंड था वो नौसैनिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से काफ़ी अधिक मजबूत था। तो रूस ने यह देखा कि जब मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो उसने इंग्लैंड के साथ समझौता करना ही ठीक समझा और 30 मई 1878 को लंदन में
रूसी राजदूत शुवालोव और इंग्लैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड सैलिसबरी के बीच में मुख्य प्रश्नों को लेकर एक समझौता हुआ। रूस ने सेंट स्टेफेनो की संधि पर पुनर्विचार की बात को मान लिया और इस सम्मेलन को आयोजित करने और आमंत्रित करने का दायित्व जर्मनी के प्रमुख बिस्मार्क को सौंपा गया। अब हम देखेंगे कि बर्लिन कांग्रेस में आखिर क्या हुआ और बर्लिन व्यवस्था क्या थी। ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। सेंट स्टेफेनो की जो संधि हुई थी, हम लोगों ने पढ़ा, रूस और तुर्की साम्राज्य के बीच में, उस पर पुनर्विचार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों का 30 जून 1878 को बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली, तुर्की, जर्मनी आदि देशों ने भाग लिया और बिस्मार्क को इस सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया और इस सम्मेलन की कार्यवाही के संचालन का दायित्व उसको सौंपा गया और उसने अपने दायित्व को पूरी बखूबी अच्छी तरह से निभाते हुए अपना कार्य किया। बल्गेरिया के विभाजन के प्रश्न पर जब रूस और इंग्लैंड के मध्य मतभेद की स्थिति हो गई, गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो उस समय बिस्मार्क ने बहुत चतुराई से, कूटनीति से काम में लेते हुए दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता करवाया और सेंट स्टेफेनो की संधि की शर्तों पर विचार करने के बाद जो निर्णय लिया गया उसको बर्लिन की संधि के रूप में स्वीकार किया गया। इसी बर्लिन की संधि को हम बर्लिन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस संधि पर 13 जुलाई 1878 को हस्ताक्षर किए गए। अब हम यह देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि इस समझौते की या बर्लिन संधि की क्या क्या मुख्य शर्तें थीं। वृहत बल्गेरिया को विभाजित कर दिया गया। प्रथम बल्गेरिया का राज्य था जिसे तुर्की के अधीनता के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। दूसरा, वृहद बल्गेरिया के दक्षिण भाग अर्थात पूर्वी रोमेलिया को उससे पृथक करके पुनः तुर्की के अधीन कर दिया गया, किंतु इसके लिए तुर्की को यूरोपीय राज्यों द्वारा स्वीकृत ईसाई गवर्नर नियुक्त करने का वचन देना पड़ा। तीसरा है, बोस्निया हर्जेगोविना पर तुर्की का प्रभुत्व बना रहा और उसने अनिश्चित काल के लिए इसको ऑस्ट्रिया को सौंप दिया। सर्बिया और मोंटेनिग्रो को पूर्णतया स्वाधीन राज्यों की मान्यता प्रदान की गई। रोमानिया की भी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई, लेकिन उसे बेसबेरिया का प्रदेश रूस को देना पड़ा। उसके बदले में उसे दोब्रुज का क्षेत्र, जो सेंट स्टीफेनो की संधि द्वारा रूस को मिला था, वो रोमानिया को प्राप्त हुआ। अर्दहान, बार्टुम, कार्स पर रूस का अधिकार मान लिया गया, परंतु उसे बायजीद का क्षेत्र तुर्की को वापस लौटाना पड़ा। इंग्लैंड को साइप्रस पर अधिकार करने तथा प्रशासन चलाने के अधिकार दे दिया गया। साइप्रस प्राप्त हो जाने से इंग्लैंड रूस की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और स्वेज पर निगरानी रखने का कार्य सफलता से कर सकता था। लास्ट शर्त थी, तुर्की को अल्बानिया, मैसेडोनिया के क्षेत्र पुनः प्राप्त हो गए। इस तरह से कुल मिलाकर 30,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तुर्की को वापस मिल गया। बर्लिन कांग्रेस के समक्ष फ्रांस ने ट्यूनिस, इटली ने अल्बानिया व ट्रिपोली तथा यूनान ने क्रीट, एपिरस, थेसेली, मैसेडोनिया पर दावे प्रस्तुत किए, लेकिन इस दौरान उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया गया। इस बर्लिन कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जर्मनी ने किसी भी प्रदेश पर अपना दावा नहीं किया और साथ ही पेरिस की संधि के द्वारा जिस तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था, अब यूरोप में तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व बना रहा और तुर्की साम्राज्य को कई क्षेत्र प्राप्त हुए। अब सब चीज़ें देखने के बाद हम देखेंगे कि आखिर बर्लिन सम्मेलन कहाँ तक सफल रहा, उसकी क्या सफलताएं थी और क्या असफलताएं थी। विश्व राजनीति के में आधुनिक इतिहास में बर्लिन व्यवस्था या बर्लिन सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्वी समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह कदम
सही अर्थों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है। बर्लिन कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य बाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना, पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान करना था, तुर्की साम्राज्य को एक स्वतंत्र शक्तिशाली सत्ता के रूप में पुनः स्थापित करना था तथा बाल्कन क्षेत्र में रूस, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के हितों में संतुलन स्थापित करना के उद्देश्य से यह सम्मेलन बुलाया गया था। तुर्की साम्राज्य जो सेंट स्टीफेनो की संधि के द्वारा मृतप्राय हो चुका था, उसको इस सम्मेलन के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा नवजीवन प्रदान किया गया। बर्लिन कांग्रेस से लौटकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड डिज़रेली ने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूँ। इस तरह से हालांकि बर्लिन सम्मेलन में बच्चों इंग्लैंड के लिए काफ़ी उपलब्धि वाली बात रही और इंग्लैंड को अभूतपूर्व सफलता भी मिली, लेकिन दूसरी ओर रूस की कूटनीतिक पराजय हुई। लेकिन इंग्लैंड मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान में रूस की गतिविधियों पर अधिक समय तक अंकुश नहीं लगा पाया। इंग्लैंड ने रूस की प्रगति को रोक दिया, लेकिन ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जेगोविना के क्षेत्र जिन पर सर्बिया अपना अधिकार समझता था, दिलवाकर इस क्षेत्र में एक नई समस्या को जन्म दिया। बर्लिन कांग्रेस के निर्णायकों ने बाल्कन क्षेत्र में अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करके स्वयं उसके कुछ भूभागों पर अधिकार करके तुर्की साम्राज्य के विघटन पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। इस दौरान रूस को काफ़ी कूटनीतिक पराजय का सामना करना पड़ा। अपार धन जन सैनिकों का बलिदान करने के बाद सेंट स्टीफेनो की संधि से जो उसको फ़ायदे मिले थे, जो वो कुछ तो पेरिस की संधि से छीन लिए गए और जब बर्लिन सम्मेलन के द्वारा रूस की प्रतिष्ठा को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया, जिससे उसकी सर्वस्लाववादी विचारधारा को हानि हुई। ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जेगोविना पर प्रशासनिक अधिकार इस सम्मेलन में दिए गए, लेकिन इससे पूर्वी समस्या में उसे अधिक से अधिक हस्तक्षेप करना पड़ा और सर्बिया के साथ उसके संबंध निरंतर बिगड़ते चले गए, तनाव की स्थिति बनी रही। इस तरह से बाल्कन राज्यों की समस्याओं का समाधान भी बर्लिन संधि के द्वारा नहीं हो सका। मैसेडोनिया को पुनः तुर्की के आधिपत्य में देना भी भारी भूल रही। यहाँ की ईसाई जनता तुर्क अधिकारियों के अत्याचारों के कारण कभी भी सुखी और खुशी जीवन व्यतीत नहीं कर पाई और कुछ ही समय बाद इन क्षेत्रों की जनता ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह किया और इसका परिणाम हमें अंत में 1912 में बाल्कन युद्ध के रूप में दिखाई देता है। बर्लिन व्यवस्था के द्वारा दक्षिण के जो स्लाव राज्य थे उनको भी बड़ी निराशा हुई, क्योंकि इससे स्लाव एकता खंडित हुई, बाल्कन क्षेत्रों में नई समस्याएं पैदा हुई और इन देशों में रहने वाली जो ईसाई जनता थी उनको काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा। इस तरह से बर्लिन कांग्रेस में ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड आदि राज्यों ने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए पूर्वी यूरोप का मनमाने तरीके से विभाजन किया, जिसका यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बर्लिन कांग्रेस में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया, जिससे रूस और ऑस्ट्रिया के संबंधों में बिखराव आया। रूस और इंग्लैंड के संबंधों में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और बर्लिन कांग्रेस के बाद बिस्मार्क की जो कूटनीति रही उससे यूरोप में गुटबंदी की नीति प्रारंभ हुई, अंतर्राष्ट्रीय तनाव का माहौल तैयार हुआ और कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी और प्रथम युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी इन सम्मेलन के दौरान तैयार हुई। बर्लिन की संधि की आलोचना करते समय हम यह देखते हैं कि बर्लिन की संधि अत्यंत विस्फोटक स्थिति का सामना करने और बड़ी शक्तियों के बीच शांति बनाए रखने के लिए तैयार की गई थी। उसने अपने इस उद्देश्य को पूरा भी किया, लेकिन कांग्रेस के निर्णायकों ने बाल्कन क्षेत्र की जनता के हितों की
उपेक्षा की और बल्गेरिया की व्यवस्था करी वो भी दोषपूर्ण थी। इस तरह से हालांकि बर्लिन सम्मेलन के द्वारा पूर्वी समस्या को हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन सही अर्थों में यह पूर्वी समस्या जो थी उसका हल करने में सक्षम नहीं रही। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि पूर्वी समस्या के संदर्भ में क्रीमिया युद्ध कैसे हुआ, बर्लिन सम्मेलन किन परिस्थितियों में हुआ, क्या इसकी सफलताएं थी, क्या असफलताएं थी, इन दोनों के बारे में आप छोटे क्वेश्चन याद करिए और बड़े क्वेश्चन के लिए भी तैयार करिए। धन्यवाद।